हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सर मेंटेनेंस को कम कैसे करवाया जाए। क्योंकि देखिए, मेंटेनेंस के केस में एक चीज का युद्ध होता है। लड़की ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस बंधवाने की कोशिश करती है और लड़का कम से कम मेंटेनेंस करने की कोशिश करता है। और इसमें क्या होता है, लड़की चीजों को बढ़ा चढ़ा के एलिवेट करके बताती है और लड़का घटा घटा के बहुत कम करके बताता है। इसी वजह से इन सब चीजों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में यह कहा कि दोनों ही पार्टीज अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का एफिडेविट शो करेंगी, ताकि कोर्ट के सामने एक सही परिस्थिति आ सके कि लड़का कहां स्टैंड करता है और लड़की कहां स्टैंड करती है, उसके बाद ही कोई निर्णय हो सके। लेकिन यहां से ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि जो रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट है, इसमें लड़कियां नॉट एप्लीकेबल लिख के पूरा दे देती हैं। अब हम इतने सारे केसेस देखते हैं, वहां लड़की का मैक्सिमम एफिडेविट क्या कहता है, नॉट एप्लीकेबल। नाम भरती है, क्वालिफिकेशन भरती है, उसके बाद अधिकतर सब नॉट एप्लीकेबल। और लड़का क्या करता है, लड़का एक बहुत बड़ी गलती करता है यहां पर। वो जब अपना एफिडेविट भरता है तो बहुत ही दिमाग लगाता है उसमें। तो पहला पॉइंट तो यही कि आपको अपने एफिडेविट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल एफिडेविट देना है। आप क्या करते हो, इवन मेरे मेरे पर मंथ के खर्चे कितने हो रहे हैं, मेरा आने जाने का पेट्रोल का खर्चा कितना, मतलब कई लोगों को तो मैंने देखा पूरी लिस्ट बना के लगा देते हैं एफिडेविट के साथ। जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा फंसोगे। लड़की का एफिडेविट देखा है, बस वैसे ही एफिडेविट आपको देना है। अपनी जॉब के बारे में बताओ, सैलरी के बारे में बताओ, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, नाम, बस इतना ही पर्याप्त है। बिना मतलब की डिटेल्स देने का कोई फायदा नहीं है। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि भाई इतनी मेरी सैलरी है, इतना मेरा खर्चा है। अब होता क्या है, जब आप एफिडेविट देते हो तो उस समय पे ना आपको प्रॉपर टाइम मिलता है। उससे पहले कितना टाइम मिलता है, आपका केस दर्ज होता है, उसकी समनिंग आपको होती है, आप जाते हैं, डब्ल्यूएस फाइल करते हैं, काउंसलिंग होती है, तो आपको आराम से 6-7-8 महीने मिल जाते हैं। अब इतने टाइम में अगर आप चाहें तो चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा है, आपने लड़की की पिटीशन पढ़ ली, आपको दिखा कि उसने सारा झूठ बोला हुआ है, आपको पता है कि केवल पैसे लेने के लिए इसने इतना झूठ लिखा है। अब आपको इससे बचना है, तो जाहिर सी बात है, अगर आपको झूठ से बचना है तो कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा, या बिल्कुल सीधे रास्ते पे चल के आप निकल जाएंगे। तो मैनेज करिए। हो सकता है आपने सालों की मेहनत से एक एक रुपया जोड़ के घर बनाया हुआ, वो तो एक झटके में बता देगी इसका ये घर है और जी मेरे को मैट्रिमोनियल हाउस में अधिकार दिलवाया जाए अगर डीवी का केस है तो, और या फिर इसका मेंटेनेंस ज़्यादा बांधा जाए, इस पर तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। लेकिन रियलिटी क्या होती है, जब वो मकान बना होता है उसकी कीमत 10 लाख रुपए होती है। अब समय के साथ साथ उसकी कीमत बढ़ गई, लेकिन लड़की को दिखाने के लिए हो गया इस लोकेलिटी में जो इसका घर है 1 करोड़ रुपए की कीमत है। तो कोर्ट ने समझा भाई ये तो बहुत ही माने हुए लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हमारी जो रोड है जहाँ पे हम रहते हैं हमारे शहर में, वो बहुत पॉश इलाका है, तो वहाँ पर जो लोगों के घर है मेन रोड पे बने हुए हैं। लेकिन जिस समय उनके घर बने थे वहाँ पे जंगल हुआ करता था, तो उन लोगों ने मुश्किल से 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए में जमीनें खरीदी थी। आज उन्हीं जमीनों की कीमत 8-8 10-10 करोड़ रुपए हो गई। तो इसका मतलब वो अमीर हो गए बहुत। अब या तो वो उसको बेच दें तो ठीक है, पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर वो उसमें रह रहे हैं तो कहां से अमीर हो गए, वो तो जैसे कल थे वैसे आज हैं। तो ये चीज भी होती है। तो इसलिए ये जो इस प्रकार की प्रॉपर्टियां होती हैं, पुरानी प्रॉपर्टियां, ये आपकी स्टेटस को बढ़ा करके दिखाती हैं बिना मतलब, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो अगर ऐसे कोई केसेस चल रहे हैं, सबसे पहले आपको इन प्रॉपर्टीज को हटा देना चाहिए अपने पास से। अब कई लोग कहते हैं सर मैं अपनी मम्मी के नाम ट्रांसफर कर दूं, पापा के नाम ट्रांसफर कर दूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी थर्ड पर्सन को आप बेच दीजिए प्रॉपर्टी को, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इस तरह से चीज़ें आप करते हो तो आपकी गलत इंटेंशन कोर्ट में शो होती है। सेकेंडली, कई लोग होते हैं कि भाई कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता है, और जनरली तो देखो इन्वेस्टमेंट कोई भी करता है अपने बीवी बच्चों के लिए करता है, और अगर सही से रहें तो जितना भी पैसा जुड़ता है ये कल को सारा आपकी वाइफ और बच्चों के काम आना होता है। लेकिन होता क्या है, वो स्टोरी आपने सुनी होगी ना, वो एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी, तो उसने सोचा भैया एक ही बार सारे सोने के अंडे निकाल लूं। तो ये वही वाली बातें हैं। अगर आराम से साथ रहो तो एक अंडा रोज मिलेगा, लेकिन सारे अंडे एक साथ चाहिए, इसकी वजह से सारा काम हो जाता है। अब जब ये सारा काम हो गया तो आपको अपना बचाव तो करना है, वरना उसने जितना कुछ लिखा है और उसके आधार पर जितनी चीजें आपके पास है, सबसे आपके स्टेटस को ओवरऑल देखती है कोर्ट और मेंटेनेंस बांध देती है। इवन अभी एक मामला कल आया था जिसमें लड़का बेरोजगार था, तो जो कोर्ट थी उसने 2018-19 की उसकी आईटीआर के बेस पर जो है मेंटेनेंस बांध दिया। यानी अगर आप ऐसा सोचो मैं खुद को बेरोजगार दिखा दूंगा तो मेरा मेंटेनेंस नहीं बंधेगा, ये बात भी आज के समय पे गलत है। केवल आपको फोकस इस बात पे करना चाहिए कि मेंटेनेंस कैसे कम से कम हो सकता है। उसके लिए मैंने बता दिया कि एफिडेविट में बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर मत करो, सिंपल एफिडेविट बनाओ। सेकंड, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास भी इस प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं जो आपका स्टेटस बहुत ज्यादा दिखा रही है, उन प्रॉपर्टीज को आप निकाल दो। थर्ड, जो बैंक स्टेटमेंट होती है आपकी, कई बार होता है 4-4 5-5 बैंक अकाउंट आपके चल रहे हैं और फिर उन सब की स्टेटमेंट आप लगाते फिरते हो। ऐसा नहीं करना है। आपके जितने भी एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट हैं वो सारे क्लोज कर दो, केवल वहां पे जो आपका मेन बैंक अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट दो। नेक्स्ट, आपकी जो आईटीआर है, यदि आप बिजनेसमैन है तो आप अपने सीए साहब से बात करके इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई एलआईसी है जिसके आप किस्त दे रहे हो, तो ये तो मेरी लायबिलिटी है कि मुझे प्रीमियम देना पड़ता है, नहीं।
कोर्ट देखेगा कि भाई अगर आपने बहुत बड़ी LIC करा रखी है तो ऑब्वियसली आपका स्टेटस अच्छा होगा। अभी एक मामला ऐसा भी मेरे पास आया था जहां पर उसने बहुत सारे लोन की किस्तें देता था, तो कोर्ट ने कहा कि आप इसको लायबिलिटी दिखा रहे हो, लेकिन एक सीधी बात है यार, अगर आप 2 करोड़ का लोन ले रहे हो तो आपकी कैपेसिटी भी तो उतनी होगी पे करने की, तभी तो आपने 2 करोड़ का लोन ले लिया है। क्या एक आम आदमी 2 करोड़ का लोन ले सकता है? तो उसको भी उसके स्टेटस में काउंट किया। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें जब तक आप नहीं समझोगे तो ऑब्वियसली इनको मैनेज भी नहीं कर पाओगे। मैनेज तभी करोगे जब आप पहले समझते हो। तो बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। कई लोग होते हैं अपने खर्चा बहुत ज्यादा दिखा देते हैं। जो अपोजिंग काउंसिल होता है वो कहता है कि भाई जब ये अकेले अपने का इतना खर्चा दिखा रहा है तो ये तो पत्नी भी और उसका बच्चा भी है, तो डबल तो होना ही चाहिए, तो वो भी गलत हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक नहीं अनेकों फैक्टर हैं और हर एक मामले में अलग अलग होते हैं। फिर भी मैंने आपको कुछ जनरल चीजें बताई, इन्वेस्टमेंट हटा दो, प्रॉपर्टी हटा दो, LIC के प्रीमियम में बड़ी LIC है, इन सारी चीजों को आप रिमूव कर दो। बैंक अकाउंट कम से कम 2 कोर्ट के अंदर, बाकी सारे जितने एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट है सब बंद कर दो। और ITR अगर आप भरते हैं तो अपने CA साहब से मैनेज कराओ। एफिडेविट जो है वो बहुत सोच समझ के बनाओ, लेकिन अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस उसके अंदर मत रखो, जरूरत के हिसाब से ही बनाओ। और अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हो तो कंपैरेटिवली आप देखोगे कि बहुत फर्क पड़ जाएगा आपके मेंटेनेंस में। कुल मिला के सारी चीजें आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करती हैं। आप क्या करते हो? आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, सीधा लड़ना शुरू करते हो, वो गलत हो जाता है। बिना सोचे, बिना रणनीति के। पहले के समय युद्ध हुआ करते थे ना, तो उससे पहले कई कई दिनों की प्लानिंग चलती थी कि अगर वो लोग यहाँ से अटैक करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, वहां से अटैक करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, इतने लोग यहाँ रहेंगे, इतने यहाँ रहेंगे, इतने किले के ऊपर रहेंगे, इतने यहाँ रहेंगे। अगर ऐसा होता है कि हमारे किले के अंदर घुस जाते हैं तो हमें क्या करना है, वो वर्स्ट सिनेरियो भी सोच के रखते थे। तो कहने का मतलब रणनीति, वो रणनीति पूरी तय करने के बाद तब युद्ध भूमि में उतरा जाता था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ मैंने देखा कि आदमी पैनिक ज्यादा मारता है, सोचता कम है। आ जाता है मेंटेनेंस की कोई पिटीशन या कुछ भी लिटिगेशन और उसमें गलत चीजें लिखी हैं, वो बस उसको एनालाइज करने लगता है, मैं इसका क्या उत्तर दूं, मैं इसका क्या उत्तर दूं, घूम जाता है। लेकिन वो प्रॉपर वे में काम नहीं करता। सबसे पहले अगर आपको प्रॉपर वे में काम करना है ना, आपको अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा कि आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिए और फिर समझिए कि अब इसमें मेंटेनेंस आपका कम से कम लगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने आपको कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उम्मीद करता हूं आपके काम आएंगी और आप मेंटेनेंस अपना कम करवा पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।